नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सबका झारखंड रीडर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड का भूगोल का सीरीज हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है, जिसमें आज का वीडियो होने जा रहा है झारखंड के वन के ऊपर। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% भूभाग पर वन है, जो कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 23,611.41 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। साथियों, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 29.62% भूभाग पर वन उपलब्ध है। साथियों, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.62% भूभाग पर वन स्थित है। झारखंड के कुल भूभाग के क्षेत्रफल में इसके योगदान की बात की जाए तो 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन स्थित है। भारत के कुल वन क्षेत्र में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी है साथियों 3.31%, 3.31% झारखंड के कुल वन क्षेत्र में झारखंड के वनों की हिस्सेदारी है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वन क्षेत्र के विस्तार में के प्रतिशत की दृष्टि से बात की जाए तो झारखंड का देश के राज्यों में 10वां स्थान है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन 0.8 हेक्टेयर है। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है जिसे आप लोगों को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो हमारा अगला पॉइंट है झारखंड में 29.62% भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है, जो देश के राष्ट्रीय औसत जो कि 21.67% है उससे अधिक है, परंतु यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य जो कि 33% है उससे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 26,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले के बारे में। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वन पश्चिमी सिंहभूम में उपलब्ध है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। तो सबसे पहला हमारा आता है पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें कि 3,366 वर्ग किलोमीटर पर वन उपलब्ध है। दूसरे नंबर पर हमारा लातेहार आता है, जिसमें 2,406 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर वन स्थित है। चतरा की बात की जाए तो 1,777 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन उपलब्ध है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों के बारे में। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है जामताड़ा, जिसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 101 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर वन स्थित है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है देवघर। देवघर में साथियों 203 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर वन स्थित है। धनबाद, तीसरे नंबर पर धनबाद आता है और धनबाद की बात करें तो 213 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर वन स्थित है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने जाना था झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। प्रतिशत की यदि बात की जाए तो झारखंड में सबसे पहले लातेहार का स्थान आता है। लातेहार जिले के कुल क्षेत्रफल में 56.08% भाग पर वन उपस्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चतरा जिले को। तो चतरा जिले के कुल क्षेत्रफल का 47.80% भूभाग पर वन उपस्थित है। इसके बाद हमारा आता है पश्चिमी सिंहभूम का नंबर। पश्चिमी सिंहभूम के लगभग 86.60% भूभाग पर वन स्थित है। यदि वन क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम नंबर 1 पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले प्रतिशत वाले जिले। इसके पहले हम लोगों ने जाना था न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। तो न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले को यदि देखा जाए तो सबसे पहला नंबर आता है जामताड़ा का। जामताड़ा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 5.56% भूभाग पर वन स्थित है, इसलिए सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले में जामताड़ा का नंबर 1 स्थान है। इसके बाद हमारा आता है देवघर। देवघर के लगभग 8.22% भूभाग पर वन स्थित है। इसके बाद हमारा आता है धनबाद का स्थान। धनबाद के लगभग 10.47% भूभाग पर वन स्थित है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में वनों की श्रेणियों के बारे में। तो साथियों, झारखंड में 3 प्रकार के वनों की श्रेणियां पाई जाती है। सबसे पहला है संरक्षित वन, उसके बाद आरक्षित वन और उसके बाद अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले हम लोग संरक्षित वन के बारे में जानेंगे। संरक्षित वन वैसे वन होते हैं जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने और लकड़ियों को काटने की अनुमति होती है। ऐसे वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। संरक्षित वनों में साथियों बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है, जो कि झारखंड के कुल वन क्षेत्र का लगभग 81.28% है। साथियों, झारखंड के अधिकतर भूभाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। तो झारखंड के लगभग 19,185 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर संरक्षित वन का विस्तार है, जो कि 81.28% है।
इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ऐसे वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, हजारीबाग में है। इसके अलावा गढ़वा, पलामू और रांची का भी स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आरक्षित वन के बारे में। तो आरक्षित वन वैसे वन होते हैं जिनमें मनुष्यों के पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ऐसे वन झारखंड में कुल 4,387 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं, जो कि झारखंड का कुल वन क्षेत्र का 18.58% होता है। कोरहाट और कोल्हान के वन क्षेत्र की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र माना जाता है। राजमहल और पलामू वन क्षेत्र को भी आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं अवर्गीकृत वन क्षेत्र के बारे में। वैसे वन जो संरक्षित और आरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाते हैं। झारखंड के कुल वन क्षेत्र का मात्र 0.14% अर्थात लगभग 33 वर्ग किलोमीटर भूमि पर ही अवर्गीकृत वनों का विस्तार पाया जाता है। राज्य में सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र साहेबगंज है। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और हजारीबाग का स्थान आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में वन प्रदेश के बारे में। तो झारखंड में साथियों दो प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के बारे में। ऐसे वन प्रदेश सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर अधिक वर्षा होती है। जहां पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसके कारण पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश झारखंड के लगभग 2.66% भूभाग पर पाई जाती है। अगले पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि वनों का विस्तार साथियों सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार और संथाल परगना क्षेत्रों में है। ऐसे वनों में साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ एवं बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष की ऊंचाई अधिक होती है, इसलिए इसे पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साल का वृक्ष जो है उसे पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि साल के वृक्ष की ऊंचाई अधिक होती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं सेकंड में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के बारे में। ऐसे क्षेत्र जहां 130 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वनों का विकास हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड के लगभग 93.25% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश पाए जाते हैं। ऐसे वनों की बात की जाए तो ऐसे वनों का विस्तार पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद तथा संथाल परगना क्षेत्रों में है। ऐसे वनों में घास एवं झाड़ियों की प्रधानता होती है। साथ ही साथ बांस, नीम, पीपल, खैर, पलाश, कटहल तथा गूलर के वृक्ष भी पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं झारखंड में वनोत्पाद के बारे में। तो झारखंड में कई वनोत्पाद हैं, जैसे कि मुख्य वनों के उत्पाद में आते हैं हमारे साल अर्थात सखुआ। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल को कहा जाता है। साल झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इस वृक्ष की लकड़ी अत्यंत कठोर होती है। साल की लकड़ी साथियों अत्यंत कठोर होती है, इसलिए ऐसी लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे बनाने, पटरियों के स्लैब आदि में प्रयोग किए जाते हैं। साल के जो फूल होते हैं उसको सरई फूल कहा जाता है और इसके बीजों से निकलने वाले तेल को गुजरी तेल कहा जाता है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं शीशम के बारे में। तो शीशम का जो वृक्ष होता है, इसकी लकड़ियों की बात की जाए तो यह अत्यंत कठोर होती है, इसलिए इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महुआ के बारे में। तो महुआ साथियों झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष माना जाता है। इसकी लकड़ी, फूल, फल तथा बीज सभी का उपयोग होता है। इसकी लकड़ी का काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए इससे क्या बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, खंभे आदि सभी चीज़ें बनाई जाती है। महुआ के फूलों की बात की जाए तो इससे शराब बनाया जाता है, फल को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और बीज से तेल निकाले जाते हैं। तो महुआ के लगभग सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। चलिए साथियों अब हम लोग जानते हैं सागौन के बारे में। सागौन वृक्ष की लकड़ी साथियों काफ़ी मजबूत होती है और यह सुंदर भी दिखाई देती है, इसलिए इसका प्रयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे, हवाई जहाज आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं सेलम के बारे में। तो सेलम ऐसी वृक्ष होती है जिसका प्रयोग रुई के उत्पादन में किया जाता है। सेलम की लकड़ी काफ़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है, इसलिए इसका प्रयोग पैकिंग करने वाली पेटियों, तख्तियों और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं गम्हार के बारे में। तो गम्हार लकड़ी बहुत ही फेमस लकड़ी है झारखंड में। तो गम्हार लकड़ी मुलायम होती है, हल्की होती है और चिकनी होती है, इसलिए यह काफ़ी टिकाऊ भी होती है। इसका प्रयोग साथियों फर्नीचर बनाने में किया जाता है। लकड़ियों पर नक्काशी की दृष्टि से भी इसका अत्यंत उपयोग होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं जामुन के बारे में।
तो जामुन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जामुन जो हम लोग खाते हैं, तो जामुन के जो पेड़ की लकड़ी होती है वह जल में अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होती है। यह मुख्य गुण पाए जाने के कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग कुओं के आधार बनाने के रूप में होता है। जो कुएं होते हैं उनके आधार बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जामुन की लकड़ियाँ कई प्रकार की फर्नीचर के निर्माण में भी उपयोग में आते हैं। इसके बीजों की बात की जाए तो इससे दवा निर्मित किया जाता है तथा इसके फलों का प्रयोग खाने में किया जाता है। अब हम लोग आम के बारे में जानते हैं। तो आम के पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती है वह फर्नीचर बनाने के और दरवाजे आदि बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग कटहल के बारे में जान ले थोड़ा। तो कटहल की लकड़ी का प्रयोग इमारतों के लिए तथा इसके फल का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। कटहल फल ऑलमोस्ट सभी लोगों ने खाया होगा। तो यह वही कटहल का की लकड़ी की बात हो रही है जो हम लोग घर में सब्जी के प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं केंदू के बारे में। केंदू की लकड़ियों का प्रयोग मुख्य उत्पाद के रूप में तथा इसकी पत्तियों का प्रयोग गौण उत्पाद के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग साथियों गौण उत्पाद के रूप में अधिक किया जाता है। चलिए यहाँ तक हमारा मुख्य उत्पाद कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जानते हैं गौण उत्पाद के बारे में। तो गौण उत्पाद के सबसे पहले लाह के बारे में जानते हैं। तो लाह को लाख भी बोला जाता है। शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है। झारखंड लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। भारत में कुल लाह उत्पादन का लगभग 50% झारखंड में उत्पादित किया जाता है। और हम लोग कुछ लाह के बारे में जान ले। तो लाह उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या है। लाह उत्पादन के लिए जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। लाख उत्पादन के लिए 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान होनी चाहिए। वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, तब लाख का उत्पादन होता है। लाख 4 प्रकार के होते हैं। बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह, अगहनी लाह। झारखंड में कुल लाह उत्पादन का लगभग 82% बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। वर्ष 2014-15 में झारखंड में लाह की खेती के लिए स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि जिलों में 1750 वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। 1924 ईस्वी में रांची के नामकुम में लाह से संबंधित शोध कार्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरा हमारा आता है केंदुपत्ता। केंदुपत्ता राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है। बीड़ी और तंबाकू के निर्माण के लिए केंदुपत्ता का प्रयोग किया जाता है। झारखंड में केंदुपत्ते के प्राथमिक संग्राहकों को केंदुपत्ता के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी के भुगतान के लिए झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 अधिसूचित किया गया है। चलिए केंदुपत्ता को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग तसर रेशम में। तो तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। देश में जितने भी तसर रेशम उत्पादित होते हैं उसमें झारखंड प्रथम स्थान रखता है। झारखंड देश का 60% तसर रेशम उत्पादित करता है। भारत में लगभग 60% तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रेशम के कीड़ों के पालन के लिए झारखंड में साल, सहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है। रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई है। रेशम के उत्पादों के विकास की बात की जाए तो इसके लिए वर्ष 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात झारक्रॉफ्ट का गठन किया गया है। इसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं झारक्रॉफ्ट के द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की भी स्थापना की गई है। चलिए अब हम लोग अंतिम जानते हैं बांस। झारखंड में जनजातीय समुदायों के द्वारा घरेलू सामानों के निर्माण और जीविकोपार्जन के लिए बांस का उत्पादन किया जाता है। बांस का व्यापारिक उपयोग कागज उद्योग एवं घर के निर्माण में किया जाता है। चलिए साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।